गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मीना दुचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर थर्ड, फिज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में आज हम स्टडी करेंगे हेस का नियम या हेस लॉ। हेस का नियम होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है, चाहे उसे किसी परिस्थिति में संपन्न कराया जाए, किसी भी पद से करवाया जाए अथवा कितने ही पदों में संपन्न कराया जाए। अभिक्रिया ऊष्मा का मान तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कोई अभिक्रिया है ए से बी में चेंज हो रही है और हीट में चेंज हो रहा है डेल्टा एच। यदि कोई रिएक्शन सी से फिर बी में कन्वर्ट हो रही है और हीट में चेंज हो रहा है डेल्टा H1 और डेल्टा H2, या कोई रिएक्शन एक्स वाई जेड से बी में चेंज हो रही है और उसका हीट में चेंज है H डैश, डेल्टा H डैश, डेल्टा H डबल डैश, डेल्टा H ट्रिपल डैश। जो हीट में जो चेंज है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू डेल्टा H डैश प्लस डेल्टा H डबल डैश प्लस डेल्टा H ट्रिपल डैश। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी रिएक्शन यदि कितने ही पदों में संपन्न हो, लेकिन जो उसमें हीट में चेंज है वो बराबर है और वो केवल इनिशियल और अंतिम अवस्थाओं पर ही डिपेंड करता है। यह नियम ऊष्मागति के प्रथम नियम का ही परिणाम है, जो ये बताता है कि डेल्टा ई व डेल्टा एच के मान क्या है। डेल्टा ई है, हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस क्लास में कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एच है कांस्टेंट प्रेशर पर अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होते हैं। अर्थात डेल्टा ई व डेल्टा एच दोनों ही सिस्टम की केवल इनिशियल और अंतिम अवस्थाओं पर डिपेंड करते हैं, न कि उसके पाथ पर डिपेंड करते हैं। हमें पता है कि जो पाथ फंक्शन होते हैं वो दो ही होते हैं, हीट और वर्क। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि माना कि हमारे पास 1 मोल अमोनियम गैस है और 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दी हुई है और 1 मोल अमोनियम क्लोराइड विलयन बनाना है। इसके दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि दोनों गैसों की अभिक्रिया करवाकर 1 मोल ठोस अमोनियम क्लोराइड बना लें और इसे जल में घोलकर 1 लीटर सॉल्यूशन हम बना लें। अर्थात अभिक्रिया दो पदों में संपन्न करें। माना कि दोनों पदों में अभिक्रिया ऊष्मा का मान x और y किलो कैलोरी है। पहली रिएक्शन है अमोनिया HCl से रिएक्शन करती है अमोनियम क्लोराइड, हीट x किलो कैलोरी होती है। नेक्स्ट स्टेप है अमोनियम क्लोराइड है, वाटर से रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड एक्वस बनाती है, y किलो कैलोरी हीट निकलती है। और जो सेकंड मेथड है इसमें है कि अमोनियम क्लोराइड व HCl गैसों को जल में घोलकर पृथक पृथक 2m विलयन बना ले और फिर दोनों विलयन को मिलाकर अमोनियम क्लोराइड का 1m सॉल्यूशन बना ले। अर्थात 3 पदों में अभिक्रिया संपन्न हुई। फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में बनाना हमें अमोनियम क्लोराइड है, लेकिन हमारी जो रिएक्शन है बच्चों वो 2 स्टेप में संपन्न हो रही है। और जो सेकंड मेथड है उसमें भी हमें अमोनियम क्लोराइड बनाना है, लेकिन पहले हमने अमोनियम क्लोराइड को एक्वस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, फिर HCl को कराई, फिर दोनों एक्वस से हमने अमोनियम क्लोराइड बनाया और हीट में Q1, Q2 और Q3 है हीट। तो हेज नियम ये बताता है कि कुल मिलाकर अमोनियम HCl व अमोनियम क्लोराइड का 1m सॉल्यूशन हमें बनाना है। इसके लिए एक निश्चित मान होना चाहिए, चाहे हम किसी भी विधि का प्रयोग करें। यानी हमें 1m सॉल्यूशन बनाना है, चाहे तो हम लोग 2 स्टेप में रिएक्शन करें या हम 3 स्टेप में रिएक्शन करें, बनना हमारा 1m अमोनियम क्लोराइड है। इसे एक डायग्राम के थ्रू भी समझा रखा है। नेक्स्ट
बात करते हैं हम हेस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। सबसे पहली जो इसकी एप्लीकेशन है, कैलकुलेशंस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा का परिकलन हम किसके द्वारा कर सकते हैं? हेस लॉ के द्वारा। हेस नियम की सहायता की यह एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है कि इसकी सहायता से हम दहन ऊष्माओं के आधार पर यौगिक के हीट ऑफ फॉर्मेशंस का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार की कैलकुलेशन में थर्मोकेमिकल इक्वेशन को जोड़ा जाता है या फिर एक दूसरे से घटाया जा सकता है, या एक दूसरे से गुणा किया जा सकता है, या एक दूसरे से डिवाइड भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे एल्जेब्रिक ढंग से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हेस लॉ की सहायता से यौगिकों की हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे हमें उदाहरण के द्वारा भी देखते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हेस नियम की सहायता से कई ऐसी अभिक्रियाओं की अभिक्रिया ऊष्मा को परिकल्पित किया जा सकता है जिन्हें अन्य हम लैब में करना संभव नहीं है। एग्जाम्पल है कार्बन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की अभिक्रिया ऊष्मा को हेस नियम की सहायता से डिटरमाइन कर सकते हैं। दहन की प्रक्रिया सदैव ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में संपन्न, जब भी दहन होता है या किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो वो क्या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की क्वांटिटी होनी चाहिए। अतः एलिमेंट या कंपाउंड का पूर्ण दहन उत्पाद ही बनता है और उस अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। किस तरह से होता है? कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंथैल्पी में चेंज, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हेस नियम की सहायता से इन दोनों अभिक्रियाओं के एंथैल्पी परिवर्तन से निम्न अभिक्रिया की अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन किया जा सकता है। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को अगर हम घटा दें तो समीकरण हमें थर्ड मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण ऊष्मा का परिकलन। किसी तत्व के अपर रूपों का उसके दूसरे अपर रूपों में परिवर्तन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस द्वारा संपन्न होता है। अतः इसका जो सीधा हम लैब में इसे हम नहीं कर सकते, हीट ऑफ ट्रांजिशन को हम लैब में करना संभव नहीं है, क्योंकि जो ये प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन यदि इन्हीं दोनों अपर रूपों की दहन ऊष्मा हम डिटरमाइन कर ले तो हेस लॉ के सहायता से हम हीट ऑफ ट्रांजिशन को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और समझ लेते हैं कि सल्फर के दो अपर रूप रोम्बिक और मोनोक्लोरिनिक की हम हीट ऑफ कंबशन को डिटरमाइन करके और इससे हम हीट ऑफ ट्रांजिशन को परिकल्पित कर सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी इसकी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। हेस नियम की सहायता से यौगिकों के जल योजन का परिकल्पन किया जाता है। कुछ क्रिस्टलीय पदार्थों में यौगिक के अणु के साथ एक या एक से अधिक जल के अणु भी क्रिस्टल में पैक रहते हैं। ऐसे पदार्थों के निर्जलीय एवं जल योजित क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए विलयन ऊष्मा के मान भिन्न भिन्न होते हैं। किस तरह से भिन्न होते हैं? एक निर्जल यौगिक ले लें, एक जल योजित यौगिक ले लें। निर्जल यानी जिसमें वाटर नहीं जुड़ा हुआ, और जल योजित जिसमें वाटर जुड़ा हुआ। हम देखते हैं कि जो जल योजित पदार्थों के विलयन की एंथैल्पी का मान पॉजिटिव है। आप देख पा रहे हैं यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, जबकि जो नॉन एक्वस जो सब्सटेंस है उसके विलयन की एंथैल्पी का मान नेगेटिव है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जब किसी ऐसे नॉन एक्वस कंपाउंड को जल में घोला जाता है तो जलयोजित होने वाला हो तो कुछ ऊष्मा फ्री होती है। इसका कारण यह है कि जलयोजित होने वाले क्रिस्टल यौगिक है, उसके निर्जल रूप को जब जल में डालेंगे तो पहले उसका जलयोजन होगा, फिर वह पदार्थ जल में घुलेगा और दोनों जो प्रोसेस में क्या है हीट निकलती है।
किसी क्रिस्टलीय यौगिक के जलयोजन में हुई ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजेशन या जलयोजन ऊष्मा। जलयोजन ऊष्मा का मान हम हेस लॉ की सहायता से परिकल्पित कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने कॉपर सल्फेट की जलयोजन ऊष्मा का परिकलित किया है। बच्चों, ये आज हमने पढ़ा है हेस लॉ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट ऑफ कंबशन या दहन की ऊष्मा। थैंक यू।